नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे बैठक। सपा कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है और लगातार इतने दिनों से बैठकों का दौर जारी है। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर यह बैठक होने जा रही है और समाजवादी पार्टी यूसीसी का मुद्दा भी इस बैठक में उठा सकती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी द्वारा इस बैठक में उठाए जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ये बैठक होने जा रही है। सपा कार्यालय में बैठक होने जा रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई बैठकें हुई है जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर और कई प्रशिक्षण शिविर भी हुए हैं और इसी संदर्भ में देखिए एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। यूसीसी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब समाजवादी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने जा रहे हैं। बता दें कि उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सपा कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है और लगातार इतने दिनों से सपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। सपा कार्यालय में बैठक होने जा रही है। जातीय जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होने जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बैठक होने जा रही है। और रायबरेली में घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए उसके घर पहुंचा, जहां लड़की पक्ष के ने बारातियों का स्वागत सत्कार बड़े धूमधाम से किया और बस थोड़ी ही देर में स्टेज पर वरमाला डाली जानी थी, लेकिन तभी अचानक दुल्हन मौके पाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि परिजनों और रिश्तेदारों ने दुल्हन की खोजबीन की, लेकिन दुल्हन का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। तो सदमे में आकर दूल्हे के ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और दूल्हे की हालत जो है बिगड़ने पर उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। फरुखाबाद में चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। जहां बाइक थोड़ी ही देर में आग का गोला बन गई, तो वहीं बाइक में अचानक आग लगने से सड़क पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद बाइक चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में बाइक जलकर राख हो गई। मामला थाना कादरी गेट क्षेत्र श्याम नगर शिशु मंदिर के सामने का बताया जा रहा है। फरुखाबाद में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाला मामला सामने आया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल थाना मेरापुर के एक गांव की 17 साल नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपियों ने उसका वीडियो बना लिया और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घटना के आरोपियों को निवासी सीलसंडा मेरापुर से गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया है। तो दुष्कर्म के बाद आरोपी ने वीडियो बनाया है, दुष्कर्म का वीडियो बनाया है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज में देर रात एक घर में कुछ बदमाशों ने घर के परिजनों को बंधक बनाकर डकैती की, जहां मामले की सूचना मिलते ही आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार पहुंचे, जिसके बाद आईजी के घटनास्थल का जायजा लिया गया और घटनास्थल के आसपास के लोगों से बातचीत की गई। साथ ही साथ अधिकारियों को जल्द ही मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर भगवान मोहल्ले का बताया जा रहा है।
राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। उषा शर्मा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाली थी। गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार से एक्सटेंशन देने का अनुरोध किया था। डीओपीटी ने 31 दिसंबर को उषा शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बता दें, उषा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। राजस्थान कैडर में 1985 बैच के आईएएस है। 26 जून 1963 को जन्मी आईएएस उषा शर्मा ने बीएससी ऑनर्स की डिग्री और यूपीएस की तैयारियों में जुटी हुई थी। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने एक परिवार के परिजन पर हमला कर सिर फोड़ दिया। आपको बता दें कि देर रात बदमाशों ने उसी परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल दबंग व्यक्ति 12 साल जेल में काटने के बाद वापस घर लौटा, पर उसकी दबंगई कम नहीं हुई। ताजा मामला ललितपुर जनपद के तालबेहट कोतवाली का है, जहां एक दर्जनों युवक ने एक गुंडा गैंग बना लिया है। आपको बता दें कि दबंग युवक आए दिन किसी भी सीधे साधे युवक पर लाठी डंडों और बेल्ट से पिटाई कर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वही इस गुंडा गैंग के एक ऐसे कई कारनामे हैं जो कहीं भी एक साथ हमला कर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस कारण इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तालबेहट निवासी अभय चौबे ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की है, जहां निवासी का कहना है कि वो मंगलवार रात 8 बजे अपने घर से खाने का कुछ जरूरी सामान लेकर बस स्टैंड गया था, जहां पहले से मौजूद गैंग के सदस्य उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिए। तो शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस नाकाम है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। बस स्टैंड पे खुलेआम हमला हुआ है और ऐसे में पुलिस की नाकामी साफ तौर पे नजर आ रही है। और दूसरी तरफ देखिए, अपराधियों के हौसले किसने बुलंद है, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। ये जो सीसीटीवी की फुटेज निकल के सामने आ रही है, काफी कुछ अपने आप में बयां कर रहा है, जो लाठी डंडों से लगातार इस युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कितने से मन नहीं भरा तो बेल्ट से भी पिटाई की गई है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो ललितपुर की है, ललितपुर बस स्टैंड की है। और बता दें कि पुलिस की नाकामी इस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कहीं भी सक्रिय होते हुए पुलिस नहीं दिख रही है। तो वहीं देखिए, बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रही है, साफ तौर पर पता चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। और गाजियाबाद के खोड़ा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपियों ने बताया कि युवक चोरी करने के लिए मकान में घुसा था, इसलिए उसकी पिटाई की गई। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन परवेज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस परिजनों की शिकायत पर जांच में जुट चुकी है। और सीधे चलेंगे जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ड्यू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, सभी प्रोफेसर, शिक्षकगण,
और सभी मेरा युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। डीयू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटी, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। डीयू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मोमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है।
मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूं, डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवति, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डीयू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों, कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं,
तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है।
जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं, इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह कार्यक्रम से पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिसके पास ज्ञान है वो बलवान और सुखी है, और ये ड्यू हर पल का साक्षी बना है और आगे भी बनता रहेगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।